हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं एयर इंडिया की नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों, आज अगर मैं बात करता हूं तो आज तारीख है 22 जुलाई और समय है हमारे 2:15 समय हो चुका है हमारी क्लास का, जिस क्लास का नाम है कि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। बेसिकली समय पर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास करते हैं। अगर आज आपको थोड़ा सा याद हो तो मॉर्निंग करंट अफेयर के अंदर में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर में टाइप करना है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने मॉर्निंग करंट अफेयर के अंदर दिया था, इट्स रिलेटेड टू द रेलवे प्राइवेटाइजेशन, बट बिल्कुल यूपीएससी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए है। सो डेली में एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार का देने वाला हूं, तो एक बार जाके उसको जरूर देखिएगा। आज मैंने क्वेश्चन दिया है, कल मैं उस क्वेश्चन का आंसर भी वहां पर डिस्कस करने वाला हूं। सो गाइज, इट्स माय रिक्वेस्ट गाइज कि फटाफट जाके उसको देखिए, है ना, उसको करिए, जाके उसको प्रैक्टिस कीजिए लिखने का। और लिख के कहाँ पे सेंड करना है आपको दोस्तों? कमेंट बॉक्स के अंदर। कमेंट बॉक्स में इसलिए कह रहा हूँ ताकि अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको लिख के सेंड करोगे तो इट विल बी क्वाइट इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू इवेलुएट योर आंसर। आप अपने आंसर को बहुत अच्छे से क्या कर पाओगे दोस्तों? इवेलुएट जो है वो आप उसको कर पाओगे, बहुत अच्छे से आप उसको क्या कर पाओगे दोस्तों? आप इवेलुएट कर पाओगे। आप आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रही बात सभी को? राम राम भाई, राम राम, सभी का स्वागत है। लव सागर गिल, हिरांजन विश्वास, सुभी मिश्रा, एकता, विनायक गुप्ता, गुड आफ्टरनून एवरीवन, प्रीति, प्रियंका, निशा, अंजलि यादव, अंकित, रिया, अभिनव, सिद्दीकी, ऋषि, विनोद, अंजलि, निहारिका, खुशबू। ठीक है, तो सभी को आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है। उससे क्या होगा ना, एक प्रोसेस हम सेट करेंगे। देखो, एक बहुत बड़ा मतलब एक और कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने एक ट्रेंड चलाया था, तो बेसिकली वो भी ऐसे ही डिस्कस करते थे। कैसे डिस्कस करते थे? वो भी आपको सारे जो आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करने होते थे, जिससे आप एक दूसरे के आंसर जो हैं वो इवेलुएट कर सकते हैं। मुझे किसी को सेंड नहीं करना। मैं अच्छा हूँ यार, आई एम गुड, पहले से बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। पहले कल यार ये आँख सूजी हुई थी मेरी, कल क्लास में इसलिए नहीं ले पाया था क्योंकि पूरी आँख जो थी स्वेल हो रखी थी। चलो, तो अफ्रीका की आज हम बात करते हैं। और आज जो हम बात करेंगे अफ्रीका के अंदर में, तो अफ्रीका के अंदर में जो आज हम पढ़ेंगे, आज हम फिजिकल फीचर स्टार्ट कर रहे थे। आपको मैंने पहले भी बताया था, देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। देखो पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने बात की थी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारी अप्रोच क्या है? देखो, अप्रोच ऐसा है सर, वर्ल्ड के अंदर में पूरे वर्ल्ड को हम दो भागों में भी तो बांटते हैं। पहला किस में बांटते हैं दोस्तों? हम डिवाइड करते हैं सर कॉन्टिनेंट के अंदर, और दूसरा हम किसके अंदर बांटते हैं दोस्तों? इसको ओशियन के अंदर। कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? महाद्वीप। और ओशियन का मतलब क्या होता है दोस्तों? महासागर। हम ऐसे ही बांटते हैं। अगर मैं कॉन्टिनेंट की बात करूं तो भारत के पूरे वर्ल्ड के अंदर में कितने कॉन्टिनेंट है दोस्तों? अपने पास 7 कॉन्टिनेंट है बड़े बड़े। तो एक के बाद एक हम पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा क्या आपका? सबसे पहले हमने पढ़ा दोस्तों आपका साउथ अमेरिका, डिस्कस कर चुके हैं सर। दूसरा हमने फिर क्या पढ़ा दोस्तों? अपन ने पढ़ा हमने नॉर्थ अमेरिका, डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? अब हमने स्टार्ट किया हुआ है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद में हम क्या स्टार्ट करेंगे? इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूरोप। उसके बाद में हम क्या स्टार्ट करेंगे? आपका ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट में हम किसको पढ़ेंगे? एशिया को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एंड लास्ट में क्या होगा आपका दोस्तों? ईस्ट अंटार्कटिका। अब हर कॉन्टिनेंट को पढ़ने के 2 तरीके। पहला तरीका क्या होता है? मैंने आपको बताया था, इसमें हम पॉलिटिकल पार्ट करेंगे। देखो पॉलिटिकल, अब देखो पॉलिटिकल को आप सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हो? मैपिंग। तो जो मैपिंग हम करते हैं, वो मैपिंग का पोर्शन जो है वो अभी तक जो चल रहा था ना, वो मैपिंग चल रही थी। जो अभी तक हम कर रहे थे इसके अंदर, एशिया के पार्ट के अंदर में, अफ्रीका के पार्ट के अंदर में, अभी तक जो आप लोगों ने किया दैट इज मैपिंग। वो क्या चल रहा था दोस्तों? आपका मैपिंग चल रहा था। ठीक है, अभी तक जो हमारा चल रहा था वो मैपिंग चल रहा था। अब अपन जो है वो डिस्कस जो करेंगे, वो क्या डिस्कस करने वाले हैं? जैसे अब अफ्रीका चल रहा है हमारा, तो अफ्रीका के अंदर हर कॉन्टिनेंट के अंदर में मैंने आपको 2 बातें बताई। पहला क्या बताया हमने दोस्तों? आपका पॉलिटिकल पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या होता है दोस्तों? फिजिकल। तो पॉलिटिकल के अंदर में ना बेसिकली हमें मैपिंग ही करनी होती है। मैपिंग करते हैं, मैपिंग के साथ में हम इंपॉर्टेंट लोकेशन देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है वो देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लोकेशन हम देखते हैं। इसके बाद में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है तो वो हम डिस्कस करते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं। सो ये सारे काम हम इसमें करते हैं। अब फिजिकल में क्या होगा? फिजिकल मैंने बताया था, देखो 3 चीज़ें मेन होती है फिजिकल के अंदर। क्या क्या? पहला जो चीज़ होती है दैट इज माउंटेन, देखो पर्वत। दूसरी जो चीज़ होती है वो क्या होती है? प्लेन। और तीसरा क्या है दोस्तों? आपका प्लेटू। ठीक है, प्लेटू को हम क्या बोलते हैं? प्लेटू इज ऑल्सो नोन एज द हाईलैंड। प्लेन जो है दिस इज ऑल्सो नोन एज लो लैंड, निम्न क्षेत्र। और माउंटेन तो आपको पता ही है, इनको हम पर्वत कहते हैं। ठीक है,
ये हो गया। इनके अलावा अब देखो प्लेन किससे बनते हैं दोस्तों, आपको पता है प्लेन बनने के लिए रिवर्स चाहिए होती हैं, तो यहाँ पर रिवर या इसी के अंदर एक पार्ट आ जाता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, आपका ड्रेनेज बेसिन, है ना। अब देखो अगर रिवर है फिर इसी के अंदर में हम लेक वाला पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। अब प्लेटू क्या होते हैं, पथरीले होते हैं, तो इसके अंदर कई पर क्या होता है, पथरीला भाग जो होता है ना वो आपका क्या बना देता है, डेजर्ट बना देता है। तो इसके अंदर में हम डेजर्ट यानी कि मरुस्थल ये चीज़ भी हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। सो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट के अंदर। इस पार्ट के अंदर आपका प्लेटू प्लेन्स आ जाता है और माउंटेन तो आपको पता ही। तो इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं। तो आज अपना फिजिकल पार्ट ही आता है, आज हम अफ्रीका का फिजिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं अप्रोच देखो क्या रखूंगा, पहले मेरी अप्रोच क्या थी, मैं सिंपल आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा देता था, लेकिन अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं पहले माउंटेन सारे दिखाऊंगा, मैं आपको प्लेटू प्लेन्स झील नदियां सब पहले पढ़ाऊंगा, सबकी लोकेशन दिखाऊंगा, उसके बाद में मैं उसको करूंगा ताकि हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी क्या हो जाए, आसान हो जाए, इंटीग्रेट करना आसान हो जाए हमारे लिए। समझ में आ रही है बात आपको, किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट हो अप्रोच के अंदर में तो वो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। नीलम रॉय केप ऑफ हॉर्न नहीं होता, अफ्रीकन हॉर्न कहते हैं उसको, अफ्रीकन हॉर्न, केप ऑफ हॉर्न नहीं कहते, अफ्रीकन हॉर्न उसको बोलते हैं। तो अफ्रीकन हॉर्न के अंदर में आपका एरिट्रिया नहीं होता, डिजिबाउटी इथोपिया, डिजिबाउटी इथोपिया और सोमालिया, ये 3 कंट्रीज आती हैं उसके अंदर, ठीक है। चलिए तो ये हो गया अपना दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं हम अफ्रीका। दोस्तों अफ्रीका स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये जो पूरा प्रोग्राम है मेरा, ये यूपीएससी सीएससी 2020 और 21 प्लस 22 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को इस पर ध्यान रखना है, ध्यान रख के पढ़ाई करनी है। सुमित 10 जो है ये अपना कोड है दोस्तों, ये रेफरल कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। देखो अनअकैडमी पे 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों वो आपका प्राइस है 64,000, है ना। ये नॉर्मल का बता रहा हूँ, आइकॉनिक का प्राइस जो है वो आपको पड़ता है लाइक 99,000 में। आइकॉनिक में बहुत सारे फीचर्स आपके एक्स्ट्रा हैं, प्लस से भी ज़्यादा फीचर हैं उसमें, बट आप दोनों में से सेलेक्ट कर सकते हो। ये जो है आपको आफ्टर डिस्काउंट पड़ेगा 89,000 का, और ये जो है ये आइकॉनिक है, ठीक है, ये आपका आइकॉनिक है बेसिकली। ये आपको पड़ेगा कितने का दोस्तों, 57,000 का। और 1 ईयर का जो प्रोग्राम है इट विल कॉस्ट यू अराउंड, वैसे तो है ये आपका 44,000 बट यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 39,000। सो पहली जो चीज़ यहाँ से मिल रही है आपको दोस्तों वो क्या मिल रहा है, अच्छा खासा डिस्काउंट, है ना। और दूसरी चीज़ जो मिलेगी दोस्तों गाइडेंस। गाइडेंस का मैं क्यों बार बार बोलता हूँ, देखो यार मैंने अपनी लाइफ में अपनी पर्सनल जर्नी में महसूस किया, मेरी यूपीएससी की जर्नी थी वो 2014 में स्टार्ट हुई, 14 में मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, बाकी मैंने पढ़ाई 2012 से स्टार्ट की थी, मतलब धीरे धीरे पढ़ने लगा था मैं। बाकी मैं 2014 के अंदर ही मैं सीरियस होकर पढ़ने लगा था फ्रॉम द फरवरी इटसेल्फ, फरवरी मार्च से मैंने थोड़ा सा सीरियस होके। बाकी वैसे कॉलेज में हवाबाजी तो मैं 2012 से कर रहा था, मतलब मैं कॉलेज के अंदर में किताब लेके चला जाया करता, रमेश सिंह वगैरह वगैरह की ऐसे ही तो है ना, तो पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत फॉर द सिविल सर्विसेज, तो कॉलेज वाले सोचते थे अच्छा भाई ये तो आईएएस की तैयारी कर रहा है, एक समझ रहे हो ना, एक रेपुटेशन अलग बनती है। तो रेपुटेशन बनाने के लिए मैं लेके चला जाया करता, बट बाकी मैंने तैयारी जो शुरू की थी वो 2014 में स्टार्ट की थी। पहले वो बेस का काम चल रहा था, वो अलग बात थी। तो 2014 में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, 2015 और 17 के अंदर मैंने सही गाइडेंस में काम किया, एकदम जो प्रॉपर गाइडेंस था, मार्गदर्शन मेरे को मिला, और मैं दोनों ही बार मैं एक अच्छी रैंक सिक्योर भी कर पाया था, ठीक है। सो इन 2015 एंड 17 2 बार मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया दोस्तों, और मेरे पास वो सभी तरीके हैं, मेरे पास वो सभी ट्रिक्स हैं, टैक्टिक्स हैं, वो तरीका है, वो मैथड है, वो अप्रोच है ना, जिससे आप इस एग्ज़ाम को कर सकते हो। आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी का एग्ज़ाम डरने से या घबराने से नहीं निकलता, ये एग्ज़ाम एक कांस्टेंट प्रोसेस है, आपको लगातार एफर्ट करने पड़ेंगे, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार अपना 100% देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ इस दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचने से रोक दे, ठीक है। बस कांस्टेंट एफर्ट करना है। सो दोस्तों सुमित 10 कोड का यूज करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स लेटेस्ट हमारा खत्म होने को है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बट उसमें कुछ क्लासेस मुझे एक्स्ट्रा ऐड करनी है। फिजिकल ज्योग्राफी भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी भी, उसके बाद इकोलॉजी भी, और भी बहुत सारे नंबर ऑफ कोर्सेज वहाँ पर मिलेंगे, बशर्ते आपको कोड क्या यूज़ करना है दोस्तों, सुमित 10। दिस इज द कोड यू हैव टू यूज टू गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी पे आपको ज्वाइन करना है, आपको 10% ऑफ लेना है, तो आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा सुमित 10। आर यू गेटिंग मी? समझ पा रहे हो मेरे को?
तो 10% ऑफ आप यूज़ करेंगे क्या, अनअकैडमी पर आप कोड यूज़ करेंगे सुमित 10। सुमित 10 के साथ में आप मेरे से जुड़ सकते हैं। अफ्रीका के अंदर में हमने ऑलमोस्ट बहुत सारा पार्ट जो है डिस्कस कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, आपका ब्रूंडी, कोंगो, ये सब हो चुका था हमारा। हमने स्टार्ट किया था, मेरे को अच्छे से याद है, नाइजीरिया से। नाइजीरिया के बाद हमने घाना को पढ़ा था, घाना के बाद नामीबिया देखा था, स्वाजीलैंड और लसोथे, दोनों कंट्रियों के बारे में एक बात हमने देखी थी कि बोथ द कंट्री, चाहे स्वाजीलैंड हो चाहे वो लसोथे हो, बोथ आर परफोरेटेड कंट्री। कैसी कंट्री थी आपका ये दोस्तों, परफोरेटेड कंट्री। और परफोरेटेड कंट्री क्या होती है, देखो ऐसा कोई भी देश जो चारों तरफ से किसी दूसरे देश से हो, जिसकी सीमाएं चारों तरफ से किसी एक देश के द्वारा घिरी हुई हो। जैसे अगर मैं बात करता हूं, देखो ये तो है आपका स्वाजीलैंड और ये है लसोते, दोनों तरफ देखोगे तो कोई और ही देश है, और ये देश कौन सा है, साउथ अफ्रीका। तो ऐसे में अगर मैं बात करता हूं तो ऐसे स्टेट को हम बोलते हैं परफोरेटेड स्टेट। तो दोनों देश इंपॉर्टेंट है। स्वाजीलैंड की भी कैपिटल आपको याद रखनी पड़ेगी माबाबेन, और इसकी भी कैपिटल याद रखनी पड़ेगी आपको मासेरू। सो दोनों की कैपिटल जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना। यहां तक हमने डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एशिया फिजिकल। एज आई टोल्ड यू, जब भी आप एशिया फिजिकल, कोई भी वर्ड आप ये देखो ना, फिजिकल से एक वर्ड और बन जाता है विच इज फिजियोग्राफी, है ना। फिजिकल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, फिजिकल का स्टैंड फॉर भौतिक और फिजियोग्राफिक स्टैंड फॉर भौगोलिक। भौतिक से एक वर्ड बन गया भौगोलिक। और भौगोलिक में ना आप सिर्फ और सिर्फ डिवीजन 3 ही भाग में करोगे। कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग रखने हैं। जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स वीक होंगे दोस्तों वो नहीं कर पाएगा, आई एम गारंटिंग। अगर हमारे कॉन्सेप्ट वीक होते हैं हम यूपीएससी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, इतना बड़ा पढ़ना होता है आपको। आप देखोगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में कितने सारे फैक्ट्स हैं, तो अगर आप एक रैंडम अप्रोच अपना रहे हो तो मुश्किल हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ने हैं। तो 3 भागों में किस किस में बताया था सर ने बताया था माउंटेन, सर ने बताया फिर प्लेन। भाई माउंटेन है तो माउंटेन से क्या निकलेगी, नदियां, और नदियां क्या बनाएगी, मैदान। और जब मैदान, नदियां बहेंगी तो माउंटेन को काटेगी, और माउंटेन जब कट जाएगा, चोटी, माउंटेन ऐसे होता है ना, इस पे जब डिफरेंट इरोडिंग एजेंट काम करते हैं। कौन काम करते हैं, डिफरेंट इरोडिंग एजेंट। इरोडिंग एजेंट क्या होता है, कटाव करने वाले तथ्य हैं। तो इस पे इरोडिंग एजेंट होते हैं कौन कौन से, आपका विंड होती है, और दूसरे का क्या होता है, विंड के बाद में अगर मैं बात करूं आपका तो वाटर। विंड और वाटर जब इसको इरोड करती हैं तो ये ऐसा, इसका ये जो है ना, ये आपकी जो टॉप पार्ट है ये कट जाता है तो ऐसा बन जाता है। तो ये पहले क्या था, दिस इज माउंटेन, और अब ये क्या हो गया दोस्तों, प्लेटो। ये बात सभी को पता होगी ना, ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो शायद आपको पहले से ही पता है। कटाव होता है, इरोडिंग एजेंट काम करते हैं, विंड और वाटर काम करते हैं, तो ये कट के ना कुछ इस प्रकार का बन जाता है। सो माउंटेन, प्लेन एंड सेकंड नेक्स्ट क्या है आपका दोस्तों, दिस इज प्लेटू। 3 भागों में हम बांटेंगे। देखो कहानी है सिंपल, पहले पर्वत से नदियां, पर्वत हाइट पे होती है, हाइट पे जाते हैं तो आपको पता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तापमान कम होता है, तापमान कम होगा तो वहां पर क्या होगा, आपका स्नोफॉल, बर्फ पड़ेगी, ग्लेशियर होंगे, ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो आपकी वहां से क्या आएगी, रिवर बन के आएगी, और रिवर क्या बनाएगी, मैदान। और जब रिवर मैदान बनाएगी तो मैदान के लिए उसने कुछ काटा होगा, और वो कटाव कहाँ से हुआ होगा, आपका माउंटेन से। जब माउंटेन का कटाव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लेटू। दिस ऑल थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। दिमाग में बहुत शॉर्टेड चीजें रखनी है ना। अच्छा दोस्तों, आज हमारी कंट्री के अंदर 2 बहुत बड़ी नेचुरल आपदाएं हम कह सकते हैं, है ना, 2 स्टेट्स के अंदर, और वो है फ्लड, ठीक है। फ्लड एक तो कहाँ पर दोस्तों, आपका असम के अंदर, और दूसरा फ्लड कहाँ पर दोस्तों, आपका बिहार के अंदर। आज मैं दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा, फ्लड ऑफ बिहार एंड फ्लड ऑफ आसाम, और मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा आपका क्या, कि इनका क्या कोई रिलेशन है क्लाइमेट चेंज से। तो आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्या लगता है सर, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। दोनों टॉपिक के ऊपर आज अपने होंगे क्या, स्पेशल सेशन में लेके आने वाला हूं। आपको कहां पता चलेगा सर आप हमें कहां बताओगे, टेलीग्राम पे बताऊंगा। टेलीग्राम पे लिंक आ जाएगा, जैसे ही क्लास आपकी मैं शेड्यूल करूंगा, यू विल गेट द लिंक ऑन द टेलीग्राम। आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ेंगे और आपको पता चल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये क्लास जो मैं करूंगा, मैं अनअकैडमी के ऊपर करूंगा, अनअकैडमी ऐप के ऊपर करूंगा, ठीक है। और हो सकता है बाद में यूट्यूब पे भी आ जाए, बट पहले हम अनअकैडमी पे करेंगे। तो आपको मैं लिंक दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है दोस्तों। देखो बिहार के अंदर तो फ्लड आना नेचुरल है। क्यों नेचुरल है बताऊंगा, क्या कारण है कि बिहार में इतनी ज्यादा फ्लड आती है, रीजन क्या है, ठीक है। और आसाम के अंदर में तो आप देखते हो यार,
असम के अंदर में फ्लड ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। हर साल असम में फ्लड आना जो है वो अनिवार्य है, वो निश्चित होता है। तो ऐसा क्यों होता है, वाई इट इज हैपनिंग एवरी ईयर असम जो है, असम गेट फ्लडेड बिकॉज ऑफ द रिवर। और वो रिवर कौन सी है दोस्तों, दैट रिवर इज नन अदर देन, आप जानते हो, द माइटी ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर की वजह से हर साल आपका इसके अंदर असम के अंदर में क्या आती है, फ्लड आती है। तो वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस फ्लडिंग। सो ये दोनों टॉपिक आज मैं इवेलुएट करने वाला हूं आपके सामने, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव। मेंस के हिसाब से दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचते हो ना सर, बार बार बोलते हो सर आंसर राइटिंग कराओ, आंसर राइटिंग कराओ, तो आज ये टॉपिक पढ़ो दोनों, ठीक है। उसके बाद इन पे एक बहुत शानदार मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं। मॉर्निंग जब करंट अफेयर करेंगे उसमें मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और वो आपको मेरे साथ में डिस्कस करना रहेगा। सो क्लियर है दोस्तों। चलिए अब मैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस आ जाते हैं। तो अफ्रीका फिजिकल की हमने बात की, तो सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपको ये मैंने बताई थी, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो हमने बताया था, देखो यार ये मेडिटेरेनियन सी है, इधर रेड सी है, इधर क्या है दोस्तों अटलांटिक सी है, इधर क्या इंडियन सी है, इंडियन ओशन है। सबका मैंने पोजीशन आपको बताया था, कौन कौन सी कंट्री लगती है वो भी बताया था। अफ्रीका की मेडिटेरेनियन सी से मोरक्को, अल्जीरिया, टूनेशिया, लीबिया, इजिप्ट। आपको किधर से किधर चलना है, आपका वेस्ट टू ईस्ट में चलना है। ये सीक्वेंस याद रखने होते हैं हमें, ठीक है। उसके बाद में रेड सी ये रहा, कौन कौन से देश लगते हैं इससे, इजिप्ट लगता है, सूडान लगता है, एरिट्रिया लगता है और डिजिबाउटी लगता है, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा ऊपर, इससे कौन कौन सा लगता है, इजिप्ट लगता है, सूडान लगता है, एरिट्रिया और डिजिबाउटी, ये सारे लगते हैं। अगली मैं बात करता हूँ इंडियन ओशन, हिंद महासागर देख रहे हो आप, ये दिस इज द हिंद महासागर इंडियन ओशन। तो यहाँ पर जितने भी देश होंगे वो सारे लगते होंगे। दिस इज अटलांटिक ओशन, है ना। इंडियन ओशन से कौन कौन सा लगता है, देखो ये सोमालिया, सोमालिया के बाद केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक एंड साउथ अफ्रीका, ये जो है इट ऑल शेयर द बाउंड्री विद द इंडियन ओशन। उसके बाद मैं बात करता हूँ अटलांटिक ओशन। सो हेयर ये अफ्रीका है, अफ्रीका के वेस्ट में ही अटलांटिक ओशन, सबसे ज़्यादा कंट्री यहीं से लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस कोस्ट को ना यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पेशल नाम से भी जानते हैं हम इस तट को, अभी बताऊंगा मैं। कहीं पर इसको बोलते हैं गोल्ड कोस्ट, कहीं पर इसको बोलते हैं स्लेव कोस्ट, कहीं पर बोलते हैं इसको आपका आइवोरी कोस्ट, ठीक है। अलग अलग नाम इसको दिया जाता है, ठीक है। अभी देखेंगे, डोंट वरी। मोजाम्बिक चैनल मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द रिफ्ट वैली ऑफ द अफ्रीका। आर यू लिसनिंग मी। मैं आज बात करने वाला हूं आपका रिफ्ट वैली ऑफ द अफ्रीका। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो जब मैंने आपको पढ़ाया था, एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने बात की थी आपका एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था ब्लॉक माउंटेन। कितने बच्चों को याद है अबाउट द ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन में हमने कुछ चीज़ें जो थी वो आपकी पढ़ी थी, मैं उसी के बारे में दोबारा से आपसे चर्चा करना चाहूँगा। मैंने क्या बताया था, व्हाट एग्जैक्टली द ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, देखो हमने ब्लॉक माउंटेन में आपको बताया था कि देखो ये प्लेट है, मैंने आपको बताया था ना, ये एक प्लेट है, और प्लेट में मैंने बताया था कि दरार आ जाती है, फॉल्ट आ जाते हैं, है ना, बताया था। यस और नो, जल्दी बताओ यार। प्लेट है एंड दिस प्लेट गेट्स, इस प्लेट के अंदर फॉल्ट आ जाती है। फॉल्ट मतलब दरार। मैंने आपको ऐसे समझाया था, याद करो कि ये दोनों एक है। क्लोजअप वाली कहानी याद है ना, ये दोनों एक हैं, मतलब आपका एक जिस्म दो जान, क्या बोलते हैं उसको, दो जिस्म एक जान है। बीच में लड़ाई हो जाती है इन पे किसी किसी बात पे, मैंने बात बताया था, ये फॉल्ट आ जाती है। फॉल्ट किस बात पे आती है, मैंने बताया था, या तो व्हाट्सएप पे कोई मैसेज पकड़ा गया है आपका, है ना, या तो कोई व्हाट्सएप पे मैसेज पकड़ा गया होगा, और या आपका क्या हो जाता है, बताया था मैंने आपको, ठीक है, याद है नहीं है, या आप किसी संदिग्ध अवस्था में पाए गए हो। मैंने जब आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाया था तो मैंने उस दिन आपको उस समय पे बताया था। तो ये दो चीज़ें हैं मेरे पास, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर क्या हो जाती है दोस्तों, फॉल्टिंग, ये दरार आ जाती है। दरार के बाद क्या होता है, फोर्स लगते हैं। मैंने बताया था जब भी दो प्रेम करने वालों के बीच में दरार आती है तो आप जैसे और मेरे जैसे एक्सपर्ट बीच में आते हैं, और भाई ये तो होना था परसों किसी और के साथ गोलगप्पे खा रही थी वो तो, ठीक है, वो पानी भी उसी की प्लेट में से पी रही थी। अच्छा ठीक है भाई, है ना, होता है ना, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, गलत तो नहीं कह रहा हूँ हिरांजन, तो उसमें फोर्स लगता है फिर। तो ये फोर्स मैंने दो प्रकार के बोले, दिस इज डाइवर्जेंट फोर्स, दिस इज कन्वर्जेंट फोर्स। देखो ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज, खींच रहा है उसको, टेंशन दे रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं टेंशनल फोर्स। देखो पहले ही दरार है और खींच हो रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है भाई, गोलगप्पे का पानी पी रहे थे साथ में दोनों, तो खींच रहा है, तो ये टेंशन दे रहा है ना उसको। और ये क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है ना, ये कोई भला आदमी है मेरे जैसा, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका दैट इज कंप्रेशनल फोर्स। अगर याद हो आपको तो थोड़ा मशक्कत करो। इसके बाद क्या होता है, आप सोचो, इसको पकड़ के अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो क्या होगा, सिंपल बात है यार, ये वाला जो भाग है ना वो नीचे धंस जाएगा, एंड इट विल फॉर्म लाइक दिस, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी।
ठीक है। और ये कैसे होगा, अगर मैं इसको प्रेस करूंगा ये बीच वाला भाग ऊपर उठ जाएगा, और जब ऊपर उठ जाएगा बीच वाला भाग तो इट विल बी फॉर्म लाइक दिस, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो भाग धंसता है ना ऑलवेज, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका रिफ्ट वैली। और जो भाग ऊपर उठता है ना दैट इज नोन एज ब्लॉक माउंटेन, उसको कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, नॉट फोल्ड नहीं कहते उसको, यार मैंने गलत से लिख दिया था फोल्ड माउंटेन। सो ये ऊपर उठा, ये कहलाएगा आपका ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक का मतलब क्या होता है पता है आपको, ब्लॉक का मतलब ये होता है भ्रंश पर्वत, दिस मीन्स भ्रंश पर्वत, ठीक है। ये क्या कहलाती है, तो दिस इज भ्रंश घाटी। तो ये ब्लॉक माउंटेन, ये भ्रंश घाटी, और ये भ्रंश क्या कहलाता है, आपका पर्वत। तो ऐसे में मैंने आपको याद करो बताया था कि दुनिया की जो सबसे बड़ी वैली होती है वो क्या होती है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, अगर याद हो तो आपको EARV बताया था। और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि कहाँ से कहाँ तक फैली हुई होती है आपका, है ना। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के बारे में अगर मैं बात करूँ, देखो वो तो ठीक है, लेकिन आपको भी डायग्राम अपने से बनाने आने चाहिए। मैंने बताया हुआ है आपको, कला का बेहतरीन प्रदर्शन जो है ना वो आपको आना चाहिए, तभी यू विल गेट द गुड मार्क्स, ठीक है। ज्योग्राफी में अगर अच्छे मार्क्स, ज्योग्राफी में क्या, GS में अगर आप ये कर सकते हो ना, ये करके दिखाओ तो आप, अरे यार छोड़ो, ये है, अगर ज्योग्राफी में आप ऐसा कर पाते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको जो है वहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये देख रहे हो आप, ये रहा। सो दिस इज ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अब हो क्या रहा है उसको समझाने के लिए मुझे एक बार ये बनाना ही पड़ेगा, है ना, क्या हो रहा है ऐसा। और इससे एक बहुत तगड़ा मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बहुत तगड़ा, ठीक है। और ऐसा सवाल मतलब आप लोग जानते भी हो, लेकिन आपके पास शायद ही उसका क्या हो दोस्तों, जवाब हो। प्लस वाले बच्चों के पास जवाब होगा क्योंकि मैंने उनको बताया हुआ है। ये है हमारे पास अफ्रीका, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, दिस इज अफ्रीका, ये अपने पास अफ्रीका है। और अगर मैं अफ्रीका की बात करूं तो दिस इफ दिस इज अफ्रीका, तो अफ्रीका के अंदर से आप देखो चीज़ें कैसे हैं। यहाँ पर इसके नीचे मैं इस रीजन में बात करूं तो एक मेंटल प्ल्यूम है। मेंटल प्ल्यूम क्या होता है, इस रीजन में अगर हम देखें तो हियर इस रीजन के अंदर, पूरे इस रीजन के अंदर, और ये यहाँ तक फैला हुआ है। डेड सी देखा था ना, डेड सी, चलो आपने नहीं देखा, वो प्लस में बात की थी मैंने। तो ये जो भाग है आपका यहाँ पर, इस भाग में, यहाँ पर नीचे एक मेंटल प्ल्यूम है। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, मेंटल प्ल्यूम। ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था यार दोस्तों, ज्वालामुखी जो आता है वो किस किस रीजन की वजह से आता है। वोल्केनो जो आता है, तो वोल्केनो का जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है आपका, सबडक्शन जोन, पता है ना। सबडक्शन जोन क्या होता है, देखो जब भी दो प्लेट सर आपकी आपस में टकराती है, लाइक दिस एंड दिस, दीज आर टू प्लेट्स, दिस इज P1 प्लेट विद रो वन डेंसिटी, दिस इज P2 प्लेट विद रो टू डेंसिटी। जब भी दो प्लेट आपस में टकराती है तो क्या होती है, एक भारी प्लेट होती है दैट विल सबडक्ट बिलो दी दिस प्लेट। भारी प्लेट ये आपकी क्या होगी दोस्तों, हल्की प्लेट। भारी प्लेट नीचे जाएगी, हल्की प्लेट ऊपर आएगी, है ना, ये हो गया। तो ये जो पार्ट यहाँ नीचे धंसती है ना, यहाँ पर ये पिघल के क्या बना देता है, लावा, बन गया लावा। अब ये लावा बाहर आता है तो इसी से माउंटेन बनता है। तो ये जो एक तो प्रोसेस ये है लावा निकलने की, हमें पता है इसमें लावा क्यों निकल रहा है, बिकॉज वी नो दैट कि यहां पर क्या हो रहा है, हमें पता है दोस्तों। एक बार दोबारा बनाना पड़ेगा यार, फिर से मेरे से गलती से वो हट गया, कोई बात नहीं, एक सेकेंड में मैं बना रहा हूँ, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। ये है, तो यहाँ पर हमने बात की किसकी, आपका यहाँ पे हमने डिस्कस किया अबाउट मेंटल प्ल्यूम, है ना। तो अगर मैं रिफ्ट वैली के बारे में देखूँ तो दिस इज द रिफ्ट वैली। अभी आपको पता चलेगा कि रिफ्ट वैली के अंदर में बहुत सारी झील भी हैं, लेक भी हैं जो इसी का हिस्सा आती है। अब ये क्या था, मैंने बताया आपको मेंटल प्ल्यूम का नाम लिया हमने। अभी मेंटल प्ल्यूम क्या होता है, आप मेरे से पूछोगे सर ये मेंटल प्ल्यूम क्या होता है। तो मेंटल प्ल्यूम की अगर मैं बात करूं तो देखो हमने बताया सर वोल्केनो दो तरीकों से आ सकता है। पहला क्या होता है दोस्तों, पहला इन दिस केस देखो ये दो प्लेट है आपस में एक दूसरे की तरफ चलती हैं। सो दिस इज P1, एक प्लेट है आपका P1 प्लेट, रो वन डेंसिटी,
P2 प्लेट रो2 डेंसिटी, ये इधर चल रही है, इधर चल रही है। एक प्लेट भारी है तो भारी प्लेट ऑलवेज क्या करती है दोस्तों, सबडक्ट करती है, बताया था मैंने आपको। और हल्की प्लेट जो है वो आपका ऊपर की ओर चली जाती है, लाइक दिस। अब ये जो जोन होता है ना, दिस जोन इज गोइंग टू बी नोन एज द सबडक्शन जोन, है ना। और यहाँ पर इस सबडक्शन जोन के अंदर में ये जितना भी पार्ट होता है ना, ये क्या करेगा, आपका लावा बनेगा। एंड आफ्टर बिकमिंग लावा, क्योंकि पृथ्वी के नीचे क्या है, कलर आपका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, तो ये जो सारा पार्ट है ये लावा बनेगा। और लावा बन के क्या करेगा, देखो अगर कोई चीज़ बन रही है, अर्थ का आपका एक बैलेंस होता है। कोई भी चीज़ ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आप सिर्फ वन फॉर्म को अनदर फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो। अगर ये लावा, ये क्रस्ट यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रही है तो कहीं क्रिएट भी होगी। कैसे क्रिएट होगी, ये लावा बाहर निकलेगा और एक नई क्रस्ट का निर्माण करेगा, ठीक है। तो लावा बाहर आएगा, तो ये जो लावा बाहर आता है तो इसी की वजह से हमारा वोल्केनो आता है। एक तो ये रीज़न है। तो दुनिया में जो 90 to 95% वोल्केनो है ना, वो इसी रीज़न की वजह से तो होते हैं। लेकिन देखो 5% ऐसे बच गए, 5 to 10% वोल्केनोज ऐसे होते हैं ना जिनके बारे में अपने को यार पता ही नहीं चलते वास्तव में वो आते क्यों हैं, ठीक है। हकीकत में हमें यही नहीं पता चलता वो आ कहाँ से गए, उनको ही हम बोलते हैं मेंटल प्ल्यूम। होता क्या है, ऐसे प्रकार के लावे में, इस प्रकार की जो लावा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ आपका, जिनका हमें रीज़न नहीं पता, उसमें क्या होता है देखें एक बार, चलो देख रहे हैं। सो ये है मेरे पास सपोज क्रस्ट, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, सपोज क्रस्ट है, ठीक है। इसके नीचे भरा पड़ा है लावा। थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बहुत आसान चीज़ें हैं दोस्तों, मेंटल प्ल्यूम के बारे में बता रहा हूँ आपको। सो इसके नीचे भरा पड़ा है लावा। सपोज दिस इज क्रस्ट एंड दिस इज द लावा। ये आपका लावा है, ठीक है। अब लावा क्या करेगा दोस्तों, लावे को तो बाहर निकलना है। देखो कोई भी ऐसे जब गर्म चीज़ होती है ना, मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ इस बारे में, जब भी कोई ऐसी गर्म चीज़ होगी तो क्या करेगी, उसमें कन्वेक्शन करंट होता है। कन्वेक्शन करंट बोले तो भाई गर्म चीज़ क्या होती है, गर्म चीज़ होकर हल्की हो जाती है। सी हर जगह प्रिंसिपल लागू होता है, हल्की होकर वो ऊपर की ओर उठती है ना। गर्म हुई, गर्म होके हल्की हुई, हल्की होके ऊपर उठेगी। और ऊपर जाकर वो क्या करेगी, देखो ऊपर जाकर ठंडी चीज़ जो है, देखो ये तो गर्म ऊपर जा रही है, अभी गर्म ऊपर जा रही, नीचे जगह खाली होगी ना, तो कोई तो आएगा ना नीचे। हाँ, तो इसका जगह लेने के लिए ऊपर से जो आपका ठंडा होता है वो नीचे आता है। ये जो पूरा साइकिल बनता है ना, दिस साइकिल इज गोइंग टू बी नोन एज द कन्वेक्शन साइकिल, कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। अब इस प्रोसेस में आपको देखने से ही अंदाजा लग गया होगा, देखो एक कांस्टेंट यहाँ पर फोर्स आपका लग रहा है या ना भाई, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा। देखो आप देखोगे यहाँ से लावा लगातार ऊपर जा रहा है, इस प्रोसेस पे फोर्स लग रहा है, तो लगातार ये अपर पार्ट के ऊपर आपका फोर्स लगता है ऐसे। तो यहाँ से अल्टीमेटली होगा क्या, ये इधर से और ये इधर से, ये इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, और यहाँ से लावा क्या होगा, अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम दिस लावा विल ऊज आउट। यहाँ से लावा बाहर निकलेगा, यस और नो। अरे ये नॉर्मल प्रोसेस होती है, नहीं होती। सो दिस इज द प्रोसेस। सो यहाँ से लावा बाहर आ जाएगा, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, इसको भी हम बोलते हैं, तो वही है वोल्केनो, ठीक है। इसको भी हम ज्वालामुखी बोलते हैं। लेकिन फ़र्क पता है क्या है, फ़र्क ये है कि यहाँ पर लावा क्यों निकला, बिकॉज हमें पता है सबडक्शन जोन था। यहाँ पर लावा निकलने के पीछे का कारण अपन को पता था, क्या, सबडक्शन जोन। लेकिन यहाँ पे लावा निकलने के रीज़न के बारे में अपन नहीं जानता, रीज़न अननोन। यहाँ पर रीज़न क्या है बताओ, रीज़न क्या है यहाँ पर, रीज़न सबडक्शन जोन, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को रीज़न पता है, लेकिन यहाँ पर अपन को रीज़न जो है वो नहीं पता। तो यहाँ पर अपन को रीज़न पता है, सबडक्शन जोन है, और यहाँ पर अपन को रीज़न नहीं पता। तो जहाँ रीज़न नहीं पता ना, उसको हम बोलते हैं क्या, आपका मेंटल प्ल्यूम, या ऐसे को हम बोलते हैं वोल्केनिक हॉटस्पॉट। क्या बोलते हैं, वोल्केनिक हॉट स्पॉट। ये पूरी जो प्रोसेस होगी ना उसको बोलेंगे वोल्केनिक हॉटस्पॉट। और जो नीचे लावा फटने वाला है, जो नीचे से निकल रहा है, जो ये बीच में इसको यहाँ पे नीचे जो पेट में दर्द हो रहा है, उसको बोलते हैं मेंटल प्ल्यूम। तो ऐसा ही मेंटल प्ल्यूम यहाँ पर हो रहा है, सेम इसी टाइप का यहाँ पर क्या चल रहा है दोस्तों, मेंटल प्ल्यूम चल रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम काइंड ऑफ मेंटल प्ल्यूम यहाँ पर आपका चल रहा है, सेम टाइप, इसी टाइप का। अब ये मेंटल प्ल्यूम चल रहा है तो ये क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है। अब ये फोर्स देखो, किसी टाइम पे ऐसा होता था कि यहाँ पर भी मेंटल प्ल्यूम था और यहाँ पर मेंटल प्ल्यूम था, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हुआ, आज जो आप रेड सी देखते हो ना, दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस मेंटल प्ल्यूम इटसेल्फ। यहाँ पर हम देखते हैं ना रेड सी, ये तो सभी को पता है ना, यहाँ पर क्या है, रेड सी। सो ये रेड सी इसी का रिजल्ट है।
यहाँ पर हम देखते हैं ना मेडागास्कर आइलैंड, तो ये भी किसी दिन इसी से जुड़ा हुआ था। अब किसी दिन आप पता है क्या देखोगे, ये वाला जो भाग है, ये जो वाला भाग देख रहे हो आप, ये अलग हो जाएगा इससे, ये वाला भी और ये वाला भी, ये अलग हो जाएंगे टूट के इससे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लगातार नीचे से लावा निकल रहा है और लावा अपर पार्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, देख रहे हो ना आप, लावा निकल रहा है। अच्छा, अब ये लावा निकल क्यों रहा है? वी डोंट नो द रीजन अबाउट दिस, हम नहीं जानते इसका रीजन। और ये इथोपिया वाला जो रीजन है ना, इस इथोपिया वाले रीजन से अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये कंटिन्यू ऊपर की ओर लिफ्ट कर रहा है, अबाव ऊपर की ओर उठ रहा है लगातार इस रीजन से, इसीलिए इथोपिया ऊपर उठ रहा है और उसको हम क्या बोलते हैं? इथोपियन हाईलैंड। सुना है ना आपने वर्ड ये, इथोपियन हाईलैंड, सुना है या नहीं सुना? ये वर्ड सुना होगा ना, इथोपियन हाईलैंड। और जो इथोपियन हाईलैंड आप सुनते हो, ये क्यों सुनते हो? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हमारे पास जो है, यार आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बता दो। कोई आवाज में तो, साउंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? साउंड आपको सही आ रहा है, नहीं आ रहा? सुना है ना सभी ने? इथोपियन हाईलैंड का नाम सुना है ना इथोपिया के अंदर? तो वो कैसे सुना आपने? कहाँ से आया वो इथोपियन आइलैंड? वो इथोपियन आइलैंड यहीं से आया, बिकॉज इथोपिया जो है वो पार्ट ऊपर उठ रहा है। ऊपर क्यों उठ रहा है? आप सोचो ना, नीचे से लावा निकल रहा है तो लैंड मास को क्या कर रहा है? ऊपर उठा रहा है। अब वो ऊपर उठ रहा है तो कुछ पार्ट तो उसका टूट के अलग हो रहा है। अब ये टूट के ऐसा देखा जाएगा कि भविष्य में ऐसा माना जा रहा है कि ये पार्ट टूट के अलग हो जाना है आपका। भविष्य के अंदर आप मान सकते हो सर कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये टूट के ना अपना अलग हो जाएगा। कौन सा पार्ट मैं बता दूं आपको? तो ये यहाँ से करके ऐसे करके ये टूट जाएगा, ऐसे ये पार्ट जो है ना टूट के अलग हो जाएगा, ये पार्ट। एक टाइम ऐसा होता था, ये भी इससे जुड़ा हुआ था, और ये जो अरेबियन पेनिनसुला हम बोलते हैं ना, अरब पेनिनसुला, अब ये भी इसी से जुड़ा हुआ था। सऊदी अरेबिया वाला इलाका ये इसी से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब ये टूट गए। और वो टूटने की प्रोसेस क्यों चल रही होती है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी याद है? सारा लैंड मास एक था जिसको हमने बोला था पेंजिया, सारा ओशियन एक था जिसको नाम दिया था हमने पेंथालासा। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून की वजह से पेंजिया दो भागों में टूटा। उत्तरी भाग को नाम दिया गया अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। याद है? अंगारा लैंड ड्रिफ्ट करके गया नॉर्थ की तरफ, वेस्ट की तरफ, जिन्होंने रॉकी और एंडीज, रॉकी चाचा और एंडीज दादा को बनाया। और दूसरा भाग आया आपका किधर? इक्वेटर की तरफ, जिसने किसको बनाया? जिसने हिमालय बाबा को बनाया, हिमालय बाबा, और अल्प्स चाची को बनाया, है ना, जिसको हम अल्पाइन माउंटेन बोलते हैं, दोनों सीरीज को। ये याद होगा कि नहीं होगा आप सभी को? तो वो चीज़ है दोस्तों, तो वो फर्दर वो ब्रेकिंग चली रही है। तो पहले इसी का भाग था। अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं अफ्रीका फिर से टूटेगा। अभी तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको ऐसे अफ्रीका, जब 2-3 जन्म के बाद में आप मेरे से फिर से ज्योग्राफी पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे आप मेरे से ही, मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, मुझे अच्छी लगती है पढ़ानी, और आप पढ़ोगे और मैं आपको अपने बेस्ट एफर्ट दूंगा तो आप पढ़ोगे भी मेरे से, क्योंकि मैं जब अच्छी पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ोगे, ऑब्वियस बात है। नहीं तो दोस्तों, जब 2-3 जन्म के बाद आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे ना, तो हो सकता है मैं ये पार्ट अफ्रीका में ना बनाऊँ, हो सकता है इसको हम अलग पार्ट से डिस्कस करें, कुछ अलग से कॉन्टिनेंट वगैरह कुछ बन गया होगा, या कुछ आइलैंड में डिस्कस करें हम उसको। अगर ये टूट के अलग हो गया तो आइलैंड बन जाएगा। तो ये बताओ पहले, मेंटल प्लूम समझ में आया क्या हो रहा है? कॉन्टिनेंटल, हम बात कर रहे हैं ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली की। अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है वो कैसे बन रही है? सर अफ्रीकन रिफ्ट वैली कुछ ऐसे बन रही है कि यहाँ पर अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट के नीचे मेंटल प्लूम है। मेंटल प्लूम क्या होता है भाई? वोल्केनो, लावा बन रहा है नीचे, और वो लावा बन के ऊपर की ओर आ रहा है। अब जब वो लावा बन के ऊपर की ओर आ रहा है तो उससे लग रहा है फोर्स, और उस फोर्स से क्या हो रहा है? उस फोर्स से जो अपर लैंड मास है वो ऊपर उठ रहा है, और ऊपर उठ रहा है तो क्या बन रहा है? प्लेटू हाईलैंड, इथोपियन हाईलैंड।
इथोपियन आइलैंड बन रहा है कि नहीं बन रहा? अब जो इथोपियन आइलैंड बन रहा है तो उस इथोपियन आइलैंड की वजह से यहाँ पर ये जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये पार्ट सेपरेट होने लगा है, टूटने लगा है, फटने लगा है, क्योंकि नीचे से फोर्स लग रहा है। ये फोर्स मैंने बताया, अब जब ये फोर्स लगेगा तो ये भाई साहब अपने इधर जाएगा, ये भाई साहब अपने इधर की तरफ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रैक डेवलप हो रहा है, और उस क्रैक को मैं नाम दे रहा हूं क्या, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, बिकॉज ये ईस्ट पार्ट में है। समझ में आई पूरी कहानी? अब सोचो इन क्रैक्स के अंदर में अगर कहीं कहीं पर पानी भर जाए तो, नहीं सोचो ना एक बार, अगर इन क्रैक्स के अंदर में कहीं कहीं पे मैं बोल दूं कि मैं कह दूं यहां पर, ठीक है, फिर मैं बोल दूं यहां पर, फिर मैं बोल दूं यहां पर, फिर मैं बोल दूं ये, ठीक है, अगर मैं यहां पर थोड़ा 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 पानी भर दूं तो ये क्या बन जाएगी, लेक बन जाएगी। और एक लेक इन सब से बाहर भी है, इन सब का, इन लेकों की मम्मी है, द मम्मी ऑफ ऑल दीज लेक, एंड दैट मम्मी इज नोन एज द लेक विक्टोरिया, दैट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द अफ्रीका। अफ्रीका की लेक जो है विक्टोरिया, वो अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है। लेकिन खास बात यह है, देखने भी पता चल रही है, जो आपका ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली की 2 ब्रांच है ना, उसके बीच में स्थित है, तो ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का हिस्सा नहीं होती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। किसकी बात कर रहा हूं मैं? लेक विक्टोरिया की बात कर रहा हूं। बाकी बहुत सारी लेक होंगी, दे आर द पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं, आपका एक क्वेश्चन सुनो, मेरा एक सवाल है मेरा, उसेन बोल्ट कहां से है? अफ्रीका से ही है, ऑब्वियस बात है ना। अच्छा, उसेन बोल्ट जैसे और भी बहुत सारे भाई साहब हैं जो एकदम गोली की स्पीड से दौड़ते हैं। अफ्रीका का ये जो पार्ट है, जो इसको हम ईस्टर्न अफ्रीका बोलते हैं, ये दुनिया के फास्ट रनर प्रोड्यूस करता है। सबसे तेज दौड़ने वाले मनुष्य लगभग यहीं से आते हैं। नेचुरल कैपेसिटी होती है इनकी। जो पूरी दुनिया के जो फास्ट रनर प्रोड्यूस किए हैं वो यहाँ से होते हैं। उसेन बोल्ट, उसेन चाचा एक नाम है ना। बहुत सारे एथलीट्स हैं जो यहाँ से आते हैं और वो रनिंग, स्प्रिंट रेसिंग करते हैं और बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं। आपसे मेरा सवाल है क्यों, वाई? ठीक है, देखता हूं कौन बता पाता है। कमेंट बॉक्स की तरफ मेरी निगाहें रहेंगी, और अभी नहीं तो आप लिख के भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ये आपका सवाल रहेगा, कल मैं इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है कि अफ्रीकन यानी कि ईस्ट अफ्रीकन में दुनिया के जो फास्ट रनर हैं वो एथलीट यहाँ पर मिलते हैं। वाई? ठीक है, वाई। अगर हो सकता है उसेन चाचा इंडिया से होते तो इतनी तेज ना दौड़ पाते, वो बात अलग है, उस बंदे ने मेहनत की है, बट मेहनत के साथ साथ देयर आर सम क्लाइमेटिक और नेचुरल फिनोमिना भी थे वहाँ पर। तो आपको मुझे बताना है कि वाई उसेन चाचा इतनी तेज कैसे दौड़ता है। ठीक है, वाई उसेन चाचा रन सो फास्ट, इतनी बिजली की स्पीड से वो कैसे दौड़ता है। सर ये जानवरों के साथ रहते हैं, अरे ये थोड़ी ना मतलब होता है यार, भागना खुद नहीं अभिषेक, ये तो मतलब यार लेमैन वाली ये बात ना मेरा दादा बता देगा, तो मेरे दादा को भी मैं आईएएस एस्पिरेंट मान लूँ? मजाक नहीं है, मेरे दादा से पूछोगे ना बता देगा यही बात। ठीक है, सेम बात। तो आप में और मेरे दादाजी में फ़र्क होगा ना। मेरे दादाजी आज से मतलब उनकी एज हो चुकी है 86 साल की, वो पुराने मतलब लेमैन की तरह बात करते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल बात बताते हैं, वो नॉर्मल, समझ रहे हो। उनसे कोई भी समस्या का हल पूछो तो वो एक्सट्रीम हो जाते हैं, कहते हैं गोली मार दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है, सरकार के रूप में। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपको लेमैन वाले जवाब नहीं देने कि जंगल में रहते हैं, जानवरों के साथ भागते हैं, जानवरों के साथ रहते हैं। जानवरों के साथ तो हम भी रहते हैं यार, है ना। अपना इंडिया में बहुत सारा रूरल एरिया ऐसा है जो जानवरों के साथ रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि जानवरों के साथ रह के आपको तेज दौड़ने की स्किल आ जाती है। मैंने बोला नेचुरल फीचर है, उससे आपके अंदर कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा वरना आपको सारा ही पता चल जाएगा। नहीं, बस बात खत्म। अब आप लोग मुझे बताओगे। अच्छा, ये जो मैंने बनाया हुआ है, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है सभी इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक बार फोटो खींच लो, क्योंकि ये नहीं मिलेगा जल्दी से। उसेन वोल्टेज की तरह दौड़ता है, हाँ ठीक है। ब्लड काउंट हाई होता है ड्यू टू ड्राई सीजन, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो, क्या कीड़ा मकोड़ा बन रहा है। सुभी मिश्रा, क्या कर रहे हो? ये ब्लॉक कर देंगे आपको।
ममता कितना सी सेट पढ़ोगे? रोज तो पढ़ा रही हैं आकांक्षा मैम आप लोगों को। पूजा डागर, सून यू विल फाइंड माई न्यू क्लासेस ऑन द प्लस, डोंट वरी। ठीक है, किस जापानी को देखूं मैं? जापानी कौन है? चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको मिल गया तो एक बार इसका फोटो खींच लो यार प्लीज, तो आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी यहाँ पर, है ना। चलिए अब मैं बता रहा हूँ, देखो दोस्तों, ये रही ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। मैंने बताया ना आपको, इधर से भी ये अफ्रीका का ये जो भाग है, यहाँ पर ये मेंटल प्ल्यूम वाली घटना हो रही है, और इसमें ये घटना हो रही है इसी वजह से आप देख रहे हो कि यहाँ पर देखो वो बना हुआ है, ये मैप का अलग हो रखा है, ये पार्ट ये अलग है, ये आपका अफ्रीकन रिफ्ट वैली का ही पार्ट है। प्लेट बाउंड्री ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, वोल्केनो, कहाँ कहाँ पर वोल्केनो आप देखोगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पर भी वोल्केनो है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये सब क्या है यहाँ पर दोस्तों? वोल्केनो आपके पाए जाते हैं। ठीक, देख रहे हो आप यहाँ पर वोल्केनो से, तो वोल्केनो का तो पता ही होगा ना आपको क्यों है, क्योंकि नीचे से वोल्केनो तो मेंटल प्ल्यूम ही तो बन रहा है, तो मेंटल प्ल्यूम बन रहा है और उसकी वजह से ये भाग इधर जा रहा है, ये भाग आपका इधर जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से जब ये तनाव बन रहा है तो उसी की वजह से यहाँ पर ये क्या हो रही है आपकी, ये रिफ्ट जो है, रिफ्ट का मतलब क्या होता है? खाई, एक घाटी वहाँ पर डेवलप हो रही है। अच्छा आप सोचो, जब इस वैली के अंदर पानी भर जाएगा, जैसे ये भरा हुआ है ना पानी, तो पानी भर जाएगा तो क्या बन जाएगी यार? लेक बन जाएगी, सिंपल सी बात है। तो बहुत सारी लेक हैं यहाँ पर, जैसे लेक कैरिबा, ठीक है, लेक मलावी, लेक तगानयिका, लेक एडवर्ड, लेक तुर्काना, लेक आपका लेक मोबुतू, दीज आर वेरियस लेक। याद रखना लेक विक्टोरिया भी हैं, बट लेक विक्टोरिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस रिफ्ट अफ्रीकन ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अब ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अफ्रीका का, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। किसी को भी इसमें कोई भी डाउट हो, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझे बता सकते हो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ द डाउट इन दिस, प्लीज़ टेल मी, जल्दी से मुझे बता दो अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो यहाँ तक, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में किसी को कोई भी डाउट है तो ये कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? इट स्ट्रेच नॉर्थवर्ड थ्रू द जाम्बिया, मलावी, लेक नसाया एंड तंजानिया। ये सब लेक हैं, देखो, देख रहे हो आप। तो ये शुरू होती है जाम्बिया से, मैंने आपको बताया था जाम्बिया कहाँ, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, तो ये जाम्बिया से शुरू होती है ऐसे, और ये आपका ऊपर आपका एशिया तक फैली हुई है। एशिया में कहाँ तक? डेड सी। आज मैंने मॉर्निंग में प्लस वालों को बताया था इसका नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट क्या है, मेरे को खुद याद नहीं आ रहा, देखो मेरे को, मैं भूल गया अभी उसका नाम। सो मोस्ट ऑफ द लेक फिल्स द पार्ट ऑफ द रिफ्ट वैली। जो रिफ्ट वैली है इसके ज़्यादातर भागों के अंदर में क्या बन जाता है आपका? लेक बन जाती है, नैरो लेक, डीप लेक, जिनके नाम ये रहे कुछ, लेक नायासा तंजानिया के अंदर है, लेक तगानयिका। आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ आपको, लेक जैसे तगानयिका है, तगानयिका में आपको देखने कौन कौन से देश इस लेक से लग रहे हैं। लेक नयासा किस देश में, किस किस देश की बाउंड्री से लगती है। लेक विक्टोरिया की बाउंड्री की सीमा किस किस देश से लगती है। ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपको देखनी है थोड़ी थोड़ी, ये हो जाएगा यार। तो ये जो आपकी है अफ्रीकन रिफ्ट वैली, कहाँ से लेकर कहाँ तक फैली हुई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल का क्या फंडा है आपको पता है दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये पार्ट जो है ना जुड़ा हुआ है, ठीक है, इधर ये पार्ट जो है ना जुड़ा हुआ है, मैं दूसरे पार्ट में दिखाना चाहूँगा आपको। दिस देख रहे हो आप, ये पार्ट, ये इसको बोलते हैं हम सिन्हाई पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? SNAI, सिन्हाई पेनिनसुला, इसको बोलते हैं हम सिन्हाई पेनिनसुला। ये पार्ट जुड़ा हुआ था, तो यहाँ से क्या था ना, देखो अगर मैं नॉर्मली आता हूँ ना दोस्तों, नॉर्मली मुझे ट्रेड में बहुत लंबा रास्ता पड़ता है। अगर मुझे देखो ऐसे इंडिया से ही मुझे यूरोप में जाना, लंदन में जाना होता, तो मैं कैसे जाता? पहले मैं ऐसे जाता, ये ऐसे इंडियन ओशन के पार करके यूं करके जाना पड़ता। लेकिन हमने एक शॉर्टकट बनाना था, तो हमने क्या किया, इधर गए हम, गल्फ ऑफ एडन, इधर से पर्शियन गल्फ, रेड सी से होते हुए गल्फ ऑफ, ये है आपका दिस इज़ गल्फ ऑफ ओमान, और यहाँ से होते हुए रेड सी, और रेड सी से होते हुए मेडिटेरेनियन सी। देखो ये शॉर्टकट पड़ा ना आपका, ये शॉर्ट रास्ता पड़ता है, तो ये जो है, और इसलिए शॉर्ट पड़ता है, बहुत सारा फ्यूल बचता है, तो इसी वजह से हमने यहाँ से जाना स्टार्ट किया। तो इसके लिए हमें इस पार्ट को, सिन्हाई पेनिनसुला के इस पार्ट को काटना था। इस पार्ट को हमने काटा, और यहाँ पर क्या बनाई हमने, एक मैन मेड लेक बनाई, सॉरी मैन मेड कैनाल बनाई। उसी कैनाल को हम बोलते हैं स्वेज कैनाल।
तो स्वेज कैनाल कहाँ है? स्वेज कैनाल बेसिकली किस किस को जोड़ती है, दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो जोड़ती किसके? रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम जो होता है वो कौन करती है? रेड सी करती है। देख रहे हो आप, इधर क्या है? दिस इज रेड सी, ये क्या है? भूमध्य सागर। इसको जोड़ने का काम जो होता है वो किसका होता है? आपका स्वेज कैनाल का होता है। तो स्वेज कैनाल किसको जोड़ती है आपका, अगर कोई पूछे तो ये जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। अलग किसको करेगी बताओ? अफ्रीका को और एशिया को, दोनों को आपस में क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, फायदा आपको पता है दोस्तों, ट्रेड रूट छोटा होता है, शॉर्टेस्ट रूट मिलता है हमें यूरोप में जाने के लिए, एंड दैट्स वाई स्वेज कैनाल इज द मोस्ट बिजिएस्ट सी रूट ऑफ द वर्ल्ड। बिजिएस्ट सी रूट ऑफ द वर्ल्ड है आपका, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है ये सबसे व्यस्त है, सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे। दिस इज द मोस्ट बिजिएस्ट सी रूट ऑफ द वर्ल्ड। नाम क्या है? स्वेज कैनाल। याद रहेगा, सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता स्वेज कैनाल। अच्छा, स्वेज कैनाल तो है। अब ये स्वेज कैनाल का जो पार्ट है आप देखोगे, इसका नॉर्दर्न पार्ट जो है यहाँ पर है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इजिप्ट के अंदर आता है ये, और इजिप्ट के अंदर में जो आता है इसको हम कहते क्या हैं दोस्तों? दिस इज नथिंग बट नॉन एज द पोर्ट साइड। याद है, इजिप्ट के अंदर बताया था मैंने, पोर्ट साइड इज द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द किसका? स्वेज कैनाल। ये पोर्ट साइड हो गया। इसी के अंदर एक और फीचर है, दिस इज द ग्रेट बिटर लेक। तो ग्रेट बिटर लेक जो है ये भी किसका पार्ट आता है? इट इज ऑल्सो कम्स अंडर द स्वेज कैनाल। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, तो ग्रेट बिटर लेक और एक क्या? पोर्ट साइड। पोर्ट साइड इज द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द स्वेज कैनाल, एंड द ग्रेट बिटर लेक जो है दिस इज द पार्ट ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्वेज कैनाल। किस किस को जोड़ती है स्वेज कैनाल की? बेनिफिट क्या है? एंड स्वेज कैनाल इज द मोस्ट बिजिएस्ट सी रूट। क्या लिख रहा हूं मैं? बिजिएस्ट सी रूट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, अगर मैं आपसे बिजिएस्ट सी पूछूं तो, बिजिएस्ट सी पूछूं मैं आपसे, सबसे व्यस्त समुद्र पूछूं, तो आप उस केस में मुझे बता दोगे? नहीं बताओगे, मैं बता देता हूं। सबसे व्यस्त समुद्र है ये, क्या नाम है इसका? नॉर्थ अटलांटिक। दिस इज द बिजिएस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। ये बात समझ में आई आपको? समझ में आया या नहीं आया दोस्तों? एक बार यार लाइक करो सभी के सभी। देखो लाइक बहुत कम है गाइज, लाइक करना होता है और शेयर करना हो यार। लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो आप यार। एफर्ट मैं पूरे कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा शेयर, थोड़ा सा एफर्ट आप लोगों को भी करना पड़ेगा। मेरे लिए थोड़ा प्रेम प्यार भेजो यार, ऐसे थोड़ी ना बात बनेगी। और आज जो मैंने क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन क्या है? आपको बताना है कि ईस्ट अफ्रीकन में क्यों इतने फास्ट रनर जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये दो सवाल हैं आज आपके, आपको आज इनका मेरे को जो है उत्तर ढूंढ के बताना है। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं आपको दोस्तों बता देता हूं, और वो बात क्या है दोस्तों? यार अपना एक नया कोर्स में, 2 से 3 नए कोर्स में लेके आ रहा हूं। कुछ मैं यूट्यूब पर भी कुछ प्रोग्राम लॉन्च करने वाला हूं यूट्यूब पर, और कुछ मैं प्रोग्राम प्लस पे लेके आने वाला हूं। प्लस पे अगर मैं बात करूं, यूट्यूब पे बात कर लेता हूं, तो यूट्यूब पे मैं क्या क्या लेके आने वाला हूं? फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाली है आपकी। इस पर बायोडाइवर्सिटी कल पहला लेक्चर हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी कल से इसका लेक्चर हम करेंगे, फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। कल से बायोडाइवर्सिटी पहला लेक्चर हम शुरू करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका, एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज़ क्लाइमेटोलॉजी। ये चीज़ हम लेके आने वाले हैं। नहीं, प्लस के ऊपर बात करूं तो प्लस के ऊपर अपनी कोर्स आने वाला है किसका दोस्तों? इंडियन ज्योग्राफी का। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर कोर्स आने वाला है बायोडाइवर्सिटी का, और साथ साथ सबसे पहले आपका करंट अफेयर का कोर्स आने वाला है। ये सारे कोर्स यहाँ प्लस पे आने वाले हैं। तो ये यूट्यूब पर रहने का, तो आपको मेरे साथ ट्यून्ड रहना है दोस्तों। कब आएंगे, कैसे आएंगे, और प्लस के ऊपर ये कोर्स कब होगा, मैं एक दिन इसका नोटिफिकेशन कर दूंगा आपको। प्लस के ऊपर भी ये कोर्स आने वाले हैं, तो ये आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, इन सब में मेरा हिस्सा बन सकते हो आप मेरे साथ जुड़ के। देखो एग्जाम में समय बहुत कम बचा है, सुमित 10 कोड यूज़ करो, आप अनअकैडमी पे आ जाओ और अपनी सफलता को इंश्योर आपको करना है मुझे। ठीक है, जो बच्चा यार अनअकैडमी पे जुड़ना चाहता है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल कर लो, उसके बाद यूपीएससी CSE, उसके बाद जाओगे आप गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन पे गए, 12 महीने का, 24 महीने का। आजकल 2 कोर्स आने लगे हैं, एक आने लगे आइकॉनिक और दूसरा है प्लस। आइकॉनिक में बहुत सारे ज़्यादा फीचर्स हैं, इसमें कुछ फीचर एक्स्ट्रा हैं, प्लस से कुछ ज़्यादा बेटर है ये आपका।
ये 2 साल के लिए अगर मैं बात करूं तो इसका प्राइस है 99,000, 99,000, और इसका प्राइस है कितना 64,000। अपने हिसाब से आप ले सकते हो। आफ्टर डिस्काउंट ये जो है 2 ईयर का वो पड़ेगा आपको 89,000, और ये कितने में पड़ेगा दोस्तों, ये 57,000। ये आपकी मर्जी, आप क्या ज्वाइन करना चाहते हो। कोड में क्या यूज़ करोगे दोस्तों, आप सुमित10 कोड आप यूज़ करोगे, यू विल गेट द 10% डिस्काउंट इन बोथ दिस प्रोग्राम एंड अश्योर्ड गाइडेंस बाय मी। मेरे द्वारा आपको कंप्लीट मैं गाइड करूंगा थ्रू आउट दी प्रोसेस। ठीक है, 2 सवाल आज आपसे मैंने पूछे हैं। आई होप दोनों सवालों के जवाब आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर मैं देखूंगा और मैं आपके जवाबों का मुझे क्या रहेगा दोस्तों, इंतजार रहेगा। ठीक है, मैं देखूंगा आप कितने बच्चे जो हैं मुझे जवाब देते हैं, क्या क्या आप जवाब देते हो। सो मैं वेट करूंगा आपके जवाबों का कमेंट बॉक्स में। आज एक्टिवली मैं खुद पढ़ूंगा अपने आप से, मैं खुद इंगेज रहूंगा कमेंट बॉक्स में एक्टिवली। तो आपको ज्वाइन करना है तो यूज़ करो दोस्तों, समय बहुत कम बचा है। सो नाउ इट्स टाइम टू कम एंड ज्वाइन द प्लस प्रोग्राम, यूज द सुमित10 कोड एंड ज्वाइन। ठीक है, चलिए ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस क्लास दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड लव यू गाइज। और एक बात बता देता हूं दोस्तों, अपने स्पेशल सेशन है तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ दोस्तों। टेलीग्राम पे आपको मैं बहुत सारे सेशन के लिंक देने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड विद द टेलीग्राम एंड ज्वाइन द सेशन।